नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं अपूर्ण त्रिपाठी आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं अपूर्ण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। रात के 9:15 बज चुके हैं और 9:15 बजे का समय आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र का जो है वो प्रैक्टिस सेशन होता है। तो हम लोग जो है इस समय नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का टीजीटी के, खास करके टीजीटी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो वर्ष 2009 में जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को हम लोग एक बार देखेंगे। बहुत ही तेजी से देखेंगे क्योंकि बहुत ही सामान्य सामान्य से प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए, इतनी बार ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि आप लोगों को ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंठस्थ हो गए होंगे। तो एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है या नहीं। यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है तो हम लोग तेजी से सेशन की तरफ चलेंगे और सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का भी प्रयास करेंगे। अभी तक किसी का जो है वो कमेंट नहीं आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए भैया, सुरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, रोहित जी, सुरेश चंद्रा जी, आप लोग एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड करिए। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? चले भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। ए विकल्प के लिए आप सभी लोग बात कर रहे हैं सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो जितने सारे लोग जो है वो सरकारिया आयोग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जगह मैं प्रश्न देख रहा था भी, हाल फिलहाल में कोई पेपर हुआ था, उसमें जो है दोस्तों सरकारिया आयोग का नाम बदल दिया है। तो ये सरकारिया आयोग, सरकारिया महोदय के नाम पे आप सभी को पता है इनका पूरा नाम क्या है? आप लोग एक बार तेजी से कमेंट करके बताएं। सरकारिया महोदय का, जिनके नाम पे जो है वो इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग पड़ा था, उनका पूरा नाम आप लोग एक बार बता दीजिए भैया। तब मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आप में से किसी को भी पता है सरकारिया आयोग के जो अध्यक्ष सरकारिया महोदय हैं इनका पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 24 मार्च यानी 24 मार्च 1983 1983 को जो है सरकारिया आयोग का जो है वो गठन किया गया। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे, आप में से किसी एक दोस्त का, सुरन जी का कमेंट आया हुआ है। इनका जो पूरा नाम है वो है रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ये इनका जो है पूरा नाम है। अब प्रश्न जो पूछा गया था वो बस पूछ लिया गया था कि रणजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी का संबंध किससे था। यदि सरकारिया रिपोर्ट ना आपसे पूछे, सरकारिया आयोग ना पूछे और रणजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम पूछ दे या रणजीत सिंह की, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति का संबंध जो है वो निम्न में से किस कार्य से है, तो आपको केंद्र राज्य संबंध चुनना पड़ेगा। 24 मार्च 1983 को जो है इसका गठन हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को ठीक करने के लिए सुझाव देने हेतु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर करिए। साथ में आप लोग वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही तेजी से चलूंगा क्योंकि आज बहुत ही बेसिक बेसिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष 2009 का टीजीटी का पेपर जो था वो बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही सामान्य से प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। तो आप लोग तेजी से उत्तर करिए। तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा जो है वह आपका स्थायी सदन है और इसका जो है वो विघटन नहीं होता है, इससे कभी जो है वो विघटित नहीं किया जा सकता। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के
बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, या नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। राजनीतिक कानून का संबंध किससे है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करिए। वीडियो को एक बार फिर से आप सभी लोग जो है वो शेयर करेंगे, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लास पुनः स्टार्ट हो गई है, उन लोगों तक जो है वो आप लोगों का मैसेज यदि चला जाएगा, तो उन लोगों को भी जो है वापस पता चल जाएगा और वो यदि इच्छा होगी उनकी क्लास को ज्वाइन करने की, तो क्लास ज्वाइन कर पाएंगे सभी लोग। तो कृपा करके आप लोग जो है वीडियो को शेयर करिए। यदि अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक भी कर दीजिए। और यदि आप में से कोई भी नया जुड़ रहा है चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि नियमित रूप से जब 9:15 बजे क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चले, ए और बी विकल्प के लिए, कुछ लोग डी विकल्प के लिए भी उत्तर कर रहे हैं। तो आपसे राजनीतिक कानून पूछा है भैया, आप लोग ध्यान रखेंगे। राजनीतिक कानून जब पूछा जाए तो व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से इसका संबंध होता है। व्यक्ति जो प्रदर्शित करता है उसके लिए राजनीतिक कानून कार्य करता है। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो पहले विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं समाज में, जो राजनीति के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसी के द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रित किया जा रहा है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, या आपका बाहरी आचार व्यवहार है, आप अपने मन में अपने घर में बैठ के बिस्तर पे सो के सोच रहे हैं, वो अपराध नहीं है। लेकिन यदि उस कृत्य को आप समाज में कर रहे हैं तो वह आपका बाहरी आचरण होगा, और ये राजनीतिक कानून जो है उसी को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे आता हूं मैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। वहां पे आपसे राजनीतिक पूछा था, यहाँ पे आपसे प्रशासनिक पूछा है। चलिए, कानून के संदर्भ में दोनों चीजें आप लोगों से पूछ ली गई हैं वर्ष 2009 के टीजीटी की परीक्षा में। तो आप लोग उत्तर करेंगे, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है? राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध, व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। चलिए, कैलाश जी, सुरेंद्र जी, दीपा जी का उत्तर आना शुरू हो गया है। बाकी लोग भी उत्तर करिए। क्लास को जितने लोग देख रहे होते हैं सबका कमेंट आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, तो भैया उससे कुछ आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। यदि आप कुछ करते रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बनी रहेगी। तो अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए प्रश्न को पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास जरूर करिए। यदि आप सोच रहे हैं कि बस सुन लेंगे हमको याद हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 2-4 घंटे के लिए याद हो जाए, लेकिन बाद में आपको समस्या आएगी। चलें, तो ध्यान रखिएगा, जब प्रशासनिक कानून की बात की जाएगी तो यह अपने कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। राज्य के जो कर्मचारी होते हैं वह किस तरीके से व्यवहार करेंगे, यदि उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उन्हें किस तरीके से दंडित किया जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख प्रशासनिक कानूनों में होता है। और यह सिर्फ और सिर्फ जो है प्रशासनिक कानून राज्य के कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ए विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं मार्क्स और एंजल्स, हाब्स और लाक, रूसो और ग्राम्सी, ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर। चारों में से एक को चुन लीजिए। शारीरिक सिद्धांत, सावयव सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी। चले, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कोई ऐसा प्रश्न आपको 2009 के टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र में देखने को नहीं मिलेगा जो पिछली 2-3 साल की परीक्षाओं में न पूछा गया हो। यदि सभी प्रश्नों को आज मैं शामिल करता तो पिछली जो 3-4 क्लासेज हुई हैं उसके सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते। चलें भैया, तो आप सभी लोगों को पता है कि शारीरिक सिद्धांत या सावयव सिद्धांत जो राज्य का है वो ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो है इसके समर्थक हैं। आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प के ही साथ जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जहां आवश्यक हो आप लोग वहां बता देंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप लोग जरूर एक बार बता देंगे, मैं जरूर करूंगा यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आपको बोदा, लॉक, मॉन्टेस्की और बेंथम दिया हुआ है, किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा।
शक्ति विभाजन के सिद्धांत को। हाँ, चलिएगा। चलें, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में आप लोग एक अवधारणा पढ़ते हैं, माफ करिएगा, पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, वही शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है वो शक्ति विभाजन से बना हुआ है, और इसको बनाने का या इस सिद्धांत को जो है वो चलिए, इस सिद्धांत को मानस पटल पे ले आने का, या इस सिद्धांत को, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को व्यवस्थित करके एक नया रूप देने का जो श्रेय है वो आपके मॉन्टेस्क्यू महोदय को है। और इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत को जो इन्होंने मौलिक रूप दिया था, उसे आजकल आप लोग जो अपनी भाषा में शासन के पृथक्करण, राजनीतिक पृथक्करण या शक्ति का पृथक्करण के रूप में इस सिद्धांत को आप लोग जानते हैं। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या कथन है, प्लेटो का, अरस्तु का, गांधी का या हीगल का? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कितनी बार करा चुका हूं, आदर्शवादी विचारक जो है ये आपके हीगल महोदय का स्टेटमेंट है। हीगल महोदय जो है वो एक आदर्शवादी विचारक हैं, और इन्होंने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करूंगा। रिपब्लिक का लेखक कौन था आपको बताना है। अब ये जिसको न पता हो कि रिपब्लिक का लेखक कौन है, उसको टीजीटी पीजीटी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। रिपब्लिक का लेखक कौन था? चलें, अभी पिछले प्रश्न के लिए आप लोगों की वीडियो पीछे चल रही है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है तेजी से? चले भैया, रिपब्लिक के लेखक के लिए उत्तर करिएगा। चले भैया, तो ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक के लेखक जो है वो आपके प्लेटो महोदय हैं। प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ है, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। इनका जन्म स्थान, प्लेटो महोदय का जन्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। चले भैया, प्लेटो के जन्म स्थान के बारे में आप लोग बताएंगे। चले, तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ है वह आपके 428 ईसा पूर्व में हुआ है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, ईसा पूर्व में, 428 ईसा पूर्व में। और स्थान की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम है एथेंस। चलें, एथेंस में जो है इनका जन्म हुआ था। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो प्लेटो महोदय के लिए, रिपब्लिक इनकी बहुत ही फेमस कृति है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 428 ईस्वी में इनका जन्म एथेंस में हुआ था, और इनके द्वारा जो लिखी गई फेमस कृति है उसका नाम रिपब्लिक है। कई बार पूछा जा चुका है इसको, आप लोगों को सबको पता है। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था, आपको बताना है। सूत्रधार पूछा हुआ है, हॉब्स, लॉक, रूसो और लास्की में से किसी एक का चुनाव करना है आपको। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार, चलिए भैया, आप सभी लोग रूसो की बात कर रहे हैं, तो रूसो का जन्म कब और कहां हुआ था, एक बार तेजी से उत्तर कर दीजिए। रूसो का जन्म कब और कहां हुआ है? कम से कम आपके सिलेबस में जो आपके थिंकर हैं उनके जन्म जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आप लोगों से। यदि कोई कूट वाला प्रश्न बन जाएगा और उसमें आपको दे दिया 2-3 चीजें, तो उसमें सब कुछ दे देगा। तो आप लोग इसके लिए तेजी से कमेंट करिएगा, रूसो के जन्म के लिए। चलें, सब लोग तीसरे विकल्प की ही बात कर रहे हैं, रूसो की ही बात कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी का उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे, इनका जन्म जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? जेनेवा में हुआ है। कब हुआ है? ईयर याद रखेंगे आप लोग, 1712। 1712 ईस्वी में जो है आपके
रूसो महोदय का जन्म जेनेवा में हुआ था। आपका उत्तर तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ईयर के लिए किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। सामाजिक और सरकारी समझौता किसने कराया था? लॉक, रूसो, हॉब्स और मैकियावेली में से किसी एक को चुनिए। चलें। सब लोग ये विकल्प के साथ जाएंगे। तो बात करते हैं तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो है आपके तीन प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इसमें लॉक महोदय जो है वो सामाजिक समझौता जो कराते हैं, इसमें दो तरह का समझौता कराते हैं। एक समझौता जो होता है भैया वो किसके किसके बीच होता है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच। ठीक है, लोगों के बीच यह समझौता होता है। ऐसे समझौते को जो है वह सामाजिक समझौता कहा गया है। इसको सामाजिक कहा जाएगा। और इस सामाजिक समझौते से जो है उत्पत्ति होती है राजनैतिक समाज की। राजनैतिक समाज की उत्पत्ति होती है। दूसरा समझौता होता है आपके शासक से, यानी व्यक्तियों का जब समझौता जो है, नागरिकों का समझौता, इस राजनीतिक समाज का समझौता शासक से होगा तो इससे उत्पन्न होता है आपका संप्रभु राज्य। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दूसरे समझौते को सरकारी समझौता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शासन करने वाला व्यक्ति जो है यह समझौता करता है, यानी राजा से या शासक से आप समझौता करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता होगा तो उससे जो है सामाजिक समझौता कहा जाएगा, और इस समझौते से उत्पन्न होगा आपका राजनीतिक समाज। राजनीतिक समाज बनने के बाद से दूसरा समझौता आपके शासक से होगा, और शासक से जब ये समझौता होगा तो ऐसे समझौते को सरकारी समझौता कहा जाएगा, और इससे जो संस्था उत्पन्न होगी उसे संप्रभु राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। चारों में से किसी एक को आपको चुनना है। तेजी से उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चले, बहुत ही बढ़िया। सब लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए, ये मसौदा तैयार करने वाली समिति का नाम क्या है? इस समिति का नाम बता देंगे, और इस समिति का गठन कब हुआ था? चले, तो आप सभी को पता होगा कि इस समिति का नाम है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त आपके 1947 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे आप प्रारूप समिति कहते हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान का जो प्रारूप तैयार करना था उस पर विचार विमर्श करना। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा क्या? चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? चलें, सुरेंद्र जी का, मधु जी का, वीरेंद्र जी का, गोविंद जी। चलिए, आप लोग उत्तर कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मधु जी का उत्तर आ रहा है, सुरेंद्र जी का उत्तर आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। रूपम जी का भी उत्तर आने लगा। सब लोग, सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसी को ही हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अपनाया था, आमूलचूल परिवर्तन करके। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो है दोस्तों आप सभी को भाग 3 देखने को मिलेगा। भाग 3 में आपको अनुच्छेद 12 से लेकर
35 तक के अनुच्छेद देखने को मिलेंगे और इसमें जो है भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, जो मूल अधिकार मिले हैं, उनका वर्णन किया गया है। आपका उत्तर दूसरे विकल्प के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, आज फिर से आ गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें मनोनीत व्यक्ति कोई जो है वो होता नहीं है। सभी लोग जो है मनोनीत तब किया जाता है जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद से मनोनयन होता है। तो और पूर्व में जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति वो लोग जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं चुनाव में। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यह इसमें वोटिंग की जाती है और इसमें आपके लोकसभा के लोग होते हैं, आपकी राज्यसभा के सभी लोग होते हैं, आपकी भारत की सभी विधानसभाओं के लोग होते हैं। साथ में आप ध्यान रखेंगे दिल्ली और पांडिचेरी ये दो ऐसे राज्य हैं जिनके विधानसभा के सदस्य जो है यहाँ पे भाग लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न आपको दिया है कि माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स और मॉन्टेस्क्यू आपको दिया है, किसी एक को चुन लीजिएगा। चलिए उत्तर तेजी से करिए। एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, आप सभी लोगों से निवेदन है। लाइक और शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास को शुरू हुए भी 4-5 दिन हो गया लेकिन संख्या आप लोगों की बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ इसलिए आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की आवश्यकता है या नहीं, आप लोग एक बार जरूर बताएं मुझे। चलें, तो आप सभी को पता है कि माइन काम्फ जो है हिटलर की फेमस पुस्तक है। अब ये इसके बारे में यदि बात करना पड़े तो ये ठीक नहीं है। आपका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला दिया है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरस्तु महोदय ने क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? परंपरावादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी या प्रकार्यवादी? चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, ठीक है। चलें भैया, तेजी से उत्तर करिए। डी विकल्प के लिए अभी तक उत्तर आ रहा है कुछ एक लोगों का, बाकी लोग भी उत्तर करिए। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? चलिए, ए विकल्प के लिए राकेश कुमार जी का उत्तर आ रहा है। जितेंद्र जी डी विकल्प की बात कर रहे हैं। थोड़ा तेजी से उत्तर करिए आप लोग। क्या बात है, 4-5 लोग ही उत्तर करेंगे। चले, सत्य प्रकाश जी का उत्तर आ रहा है बी विकल्प के लिए। तो जो लोग इसमें नव उदारवादी क्रांति की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकार्यवाद का संबंध जो है, प्रकार्यवाद को आदर्शवाद कहा जाता है, आप सभी को पता है। और आदर्शवाद में क्रांति के का स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अरस्तु क्रांति के जो है वो नव उदारवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा और बाकी के बारे में आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? आपको उत्तर करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की या अमेरिका के संविधान की? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा,
1933 में 1933 में जो है वो जर्मनी में बीमर संविधान जो है वो लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा 1933 में। और इसी संविधान से हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसको हम लोगों ने लिया है। उत्तर आपका तीसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में दी हुई हैं? आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में है? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। जर्मनी के बीमर संविधान में जो है वो आपातकालीन शक्तियां हम लोगों ने यहाँ से उठाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को या राष्ट्रपति को? अच्छा, रूपम जी का उत्तर आ रहा है 352, 56 और 360। बहुत ही बढ़िया जी, बिल्कुल रूपम जी, आपको अपना आंसर डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। चलिए, भारत में सर्वोच्च माना गया है भैया, तो सबसे ऊपर कौन है? संप्रभु हमारा संविधान है, क्योंकि इसी के अनुसार जो है सबको चलना है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो संसद हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी। तो सर्वोच्च जो हो जाएगा आपका संविधान हो जाएगा। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद और राजनैतिक दिया हुआ है। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बाबू थोड़ी देर बाद फोन करते हैं क्लास लेकर। चलें, उत्तर करिए तेजी से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एक ही शब्द दिया गया है, इसके साथ में जो है वो आपका पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है आपके 1976 में 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ये तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? आपको बताना है वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। आपको बताना है 44वां, 42वां, 43वां या 45वां। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, तो जो लोग इसमें 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार ना होके आपका विधिक अधिकार हो गया और इसे जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए या 300 क में स्थान दे दिया गया। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। यदि पूछ लिया जाए कहाँ उठा के इसको रखा गया है तो आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। उत्तर आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा को, संसद के दोनों सदनों को या प्रधानमंत्री को? तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए प्रमोद जी, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिया है। चले, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, चलिए बहुत ही बढ़िया। प्रश्न पूछना ही जा रहा था कि प्रमोद जी ने उत्तर दे दिया, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 61 है जिसके माध्यम से जो है वो अनुच्छेद 61 और इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है और संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन जो है वो महाभियोग लगाने का पात्र है। एक सदन जो है महाभियोग आरोपित करेगा, दूसरा उसकी जांच करेगा। तो कोई भी सदन पहले इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आप इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 लोगों को, 10 लोगों को, 12 लोगों को या 6 लोगों को? तेजी से उत्तर करिएगा। 2, 10, 12 या 6? चलिए बहुत ही बढ़िया, 12 लोगों के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो जितने सारे लोग बात कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने वाले विशेष लोगों को, विशेष 12 लोगों को चुनता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में उन्हें जो है वो मनोनीत करता है। आपका उत्तर जो होगा तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता था, लेकिन संविधान के 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल जो है वो भारतीय समुदाय के अब सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपडेट कई बार कर चुका हूं आप लोगों को। तीसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल? जी, अमेंडमेंट का नंबर है 104। पहले उप प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? चले, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उप प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? चले बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, चौथा विकल्प सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है अपनी सेवा दी है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल कहीं भी आपके उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। यह राजनीतिक सुविधा के लिए जो है कई बार राजनीतिक दलों में अपनी जो ऊहापोह होती है उसके लिए या ऐसी स्थिति हो तो या व्यवहार में इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। ये इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। चलिए, बिल्कुल चौथे विकल्प के लिए आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? कब हुआ था भैया पहला संशोधन भारतीय संविधान में? 1950, 1951, 1952, 1954? किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलिए, तो कुछ कहां पे अमेंडमेंट हुआ है 1951 में? तेजी से उत्तर करेंगे। भारतीय संविधान में पहला अमेंडमेंट या पहला संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया। चले, भूमि सुधार से संबंधित है। बहुत बढ़िया। यदि अनुच्छेद आपसे पूछ ले, चलिए थोड़ा इसको स्पेसिफिक करते हैं। आपसे पूछ ले कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था या किस किस आर्टिकल में किया गया था, तो एक बार उसके लिए आप लोग कोई आर्टिकल आप लोगों को याद है? तेजी से आप लोग उत्तर करिएगा। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट के हैं। आर्टिकल 85 यानी 85, आर्टिकल 87 आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि बात करेंगे हम लोग 174, 176 और 372, 174, 176, 372, ये जो अनुच्छेद हैं इन सभी अनुच्छेदों में जो है वो आपके संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे 1951 में जो है वो पहली बार संविधान संशोधन भारत में
हुआ है। यदि अनुच्छेद पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से 1-2 अनुच्छेद आप लोगों को 2-4 अनुच्छेद जरूर याद होने चाहिए। यदि आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार वाले चैप्टर में या अध्याय में किस-किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया 1951 में, तो आपको पता होना चाहिए 15, 19 और 31। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अब इसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। कौटिल्य महोदय जो है वो आपके अर्थशास्त्र के लेखक हैं। आप सभी लोग इसमें कौटिल्य के लिए जाइएगा, अब इस पे रुकूंगा नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है। चलें, तो आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है, सुचित्रा कृपलानी जी के लिए। तो ये भी प्रश्न अब जो है वो प्राइमरी के बच्चों वाला है। हालांकि टीजीटी 2009 में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूं, नहीं तो ऐसे इस प्रश्न को कराने का औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता रहा है उसका प्रमुख कारण क्या रहा है? आपको इसमें से बताना है। राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद और मुख्यमंत्री का पद। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है किताबों में गलत लिख दी गई, खास करके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें जो है एनसीईआरटी में ऐसी हैं जिसमें छोटी मोटी जो है वो भाषागत त्रुटि हुई है, लेकिन उसमें सुधार नहीं होता है। किताबें भी जो है उसमें सुधार नहीं करती हैं अपने में भी, तो सारी चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा है केंद्र राज्य संबंध में के मध्य विवाद का कारण रहा है। केंद्र राज्य के बीच जो विवाद का कारण रहा है, बेसिकली वो इनडायरेक्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद है। लेकिन यदि डायरेक्ट हम लोग देखें तो राज्यपाल का पद नहीं, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्ति, इसकी विवेकाधीन शक्तियों के कारण जो है राज्यपाल का पद विवाद में आता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है वो राज्यपाल की वजह से नहीं, इसकी विवेकाधीन शक्तियों की वजह से होता है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? किताबों में लिखा गया है सीधे बाई प्रोडक्ट के बारे में, आपका जो मूल कारण है उसको लिखा नहीं जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यदि कभी किसी एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और सीधे पूछ दिया, घुमा के यदि पूछ दिया और विवेकाधीन शक्तियों की बात की गई है, तो आप उसका चुनाव जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए जो लिखा है वैसे पढ़ते रहिए, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बहुत ही फेमस नारा है, किसने दिया था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी? चले भैया, उत्तर करेंगे। चले, तो आप सभी का उत्तर जो है एससी बोस के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई डिबेट वाला प्रश्न ही नहीं है। अगला दिया है आपको नागालैंड की राजधानी का नाम। कल भी जब हम लोग 2004 का पेपर कर रहे 2005 का पेपर कर रहे थे, उसमें भी नागालैंड एक राजधानी पूछा हुआ था। आज भी यानी 2009 के पेपर में भी एक राजधानी पूछा हुआ है। तो आप लोग उत्तर करिए, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर, कोहिमा या अगरतला? चले तेजी से। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ट्रेन में थोड़ी सी ठंड लग गई थी। चले भैया, बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो जितने लोग कोहिमा की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। ईटानगर किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइए, ईटानगर राजधानी किसकी है? तेजी से कमेंट करिए तब आगे बढ़ूंगा।
चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। राजधानी मैंने कहा था जिन लोगों को न पता हो भैया आप देख लीजिएगा जरूर। देखिए अब इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 0.0001% है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का यदि पूछा नहीं गया और खास करके यदि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं और इंटरव्यू में किसी भी तरीके से घूम फिर के आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर राजधानियों के बारे में और यदि वहां पे आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप 5 कठिन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बारे में कोई वो जो है वो दुराग्रह नहीं बनाएगा। लेकिन एकमात्र प्रश्न राजधानी पूछ लिया गया आपसे और आपने उसका जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दे दिया तो भैया आपका इंटरव्यू चाहे जितना बढ़िया हुआ हो वो आपको सीधे 10-20 नंबर नीचे लेके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं? जी। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है भैया? चलें तो बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे होंगे, लोकतंत्र के लिए, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सैनिक शासन में राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियंत्रण जो है वो, क्षमा करिएगा, रानी कुमारी जी कह रही हैं बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों? रानी जी बच्चों वाला क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके टीजीटी के वर्ष 2009 के पेपर को करा रहा हूं और उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो मुझे कराना पड़ेगा। चलिए राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? तो जो लोग इसमें तीसरे विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें राजनीतिक दलों के माध्यम से जो है वो लोकतंत्र को में शासन चलाया जाता है और उसको नियंत्रित किया जाता है। सैनिक शासन में जो है वो सेना जो होती है वो उसके हाथ में नियंत्रण होता है। तानाशाही में जो शासक होता है उसके हाथ में जो है नियंत्रण होता है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे राजनीतिक दल की आवश्यकता लोकतंत्र में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। गार्नर, गैटेल, ग्रीन और गिलक्राइस्ट में से किसी एक को आपको चुनना है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा था? चले भैया तेजी से उत्तर करेंगे। तो जो लोग इसमें टीएच ग्रीन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन महोदय का कहना था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, इच्छा से राज्य जो है वो निर्मित हुआ है, शक्ति के द्वारा नहीं। आगे आते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? आपको बताना है सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आया था? शक्ति सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप, ऐतिहासिक सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप, दैवीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप या मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तो आप सभी ध्यान रखेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है वो आपके सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो है वो प्रकाश में आता है और यह आपके दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको चुनौती देता है। उत्तर आपका जो होगा वो तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। तो यदि पूछा जा रहा है आपसे कि किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया है। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये दोनों टर्म न क्लियर हो।
रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। यह भी प्रश्न वर्ष 2005 के टीजीटी में पूछा गया है, फिर से 2009 में पूछा जा रहा है। तो आप लोग उत्तर करेंगे फिर से मैकाइवर, लास्की, लिंडसे या लावेल, चारों में से एक को चुनिएगा। चलिए अजय जी, राम राम। चलें, तो रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर का फेमस स्टेटमेंट है, कल ही मैंने आप लोगों को कराया था। उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा है भैया? अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ए विकल्प और सी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आने शुरू हो गए हैं अब। चलिए उत्तर करिए। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। A list new class made for student। चले भैया, तो जो लोग इसमें बोसांके महोदय की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोसांके महोदय जो है कहते हैं अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। तो समाज के स्वीकार करने की बात और राज्य के लागू करने की बात आए तो बोसांके महोदय का चुनाव करिएगा, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है, कौन सा है भैया? कर देना आपका नैतिक कर्तव्य है, या माता पिता के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना नैतिक कर्तव्य है, सैनिक सेवा करना नैतिक कर्तव्य है, इनमें से कोई नहीं। चले, हाँ। चलो भैया, बी विकल्प के लिए कुछ एक दोस्तों को छोड़ दें तो मैक्सिमम लोग जो है वो बी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो यदि आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है, नैतिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइएगा। तो माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो है उन्हें प्रदान करें। राज्य ने इसको अनिवार्य किया है और यह आपके नैतिक कर्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए, अनुच्छेद पूछ रहा हूं। प्रमोद जी ने संकेत दे दिया है। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि हम सब मनुष्य कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी घोषणा पत्र से, इंग्लैंड की क्रांति से या रूसी क्रांति से? चले भैया, जब मैं भाग पूछ नहीं रहा हूं, आर्टिकल पूछ रहा हूं, तो आप लोगों को आर्टिकल ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपकी वो आर्टिकल 51A में दी हुई है, या 51 क जिसे आप कहते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, एक दिन में 2 साल के क्वेश्चन पेपर आराम से हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलें, फिलहाल के लिए आप लोग जो है हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। समानता की बात जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय समानता पर बल देता है, न्याय असमानता का पर्यायवाची है, न्याय बंधनों पर बल देता है, न्याय बंधनों का अभाव है। चलिएगा, न्याय का सार्वलौकिक तत्व आपसे पूछा गया है। एक मच्छर है और इसने परेशान कर रखा है मुझे। नाना पाटेकर का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, फिलहाल उसको सुनाने के मूड में नहीं हूं मैं। आप लोग जो चीज सुन रहे हैं उसी को सुनिए। 2 बार आंख के पास काट के चला गया है। चलें,
निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है, आपको बताना है भैया। अब न्याय हमेशा समानता पर बल देता है, या इसकी प्राथमिक और सबसे आवश्यक शर्त है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? अधिनायक तंत्र विलोम किसका है, आपको बताना है। लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद या व्यवहारवाद। अधिनायक तंत्र के लिए उत्तर करेंगे। और रजनी वर्मा जी, अभी जो सुना रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको सुनिए, इसको याद रखिए। जैसे वो नाना पाटेकर का डायलॉग याद है आपको, मुझे पता है कि आपको याद है। तो वैसे ही इन सारी चीजों को भी याद कर लीजिए। जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा। माता पिता गर्व करेंगे, पड़ोसी जल उठेंगे। चलिए, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो भैया अधिनायक तंत्र विलोम है आपके लोकतंत्र का। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं वास्को डिगामा, पालेपल्वी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन। चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए और नियमित रूप से रात के 9:15 बजे आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। अभी जो है चूंकि काफी दिनों से 1.5-2 महीने से क्लासेस बंद चल रही थी, तो अभी क्लास फिर से मैंने स्टार्ट की है 1.5-2 महीने के बाद। तो अब फिर से बेसिक से चल रहा हूँ। सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर को कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए चलूंगा। चले भैया, तो भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? भैया प्रिवी पर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां संशोधन कौन सा था, आप लोगों को बताना है। चलिए, बिल्कुल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी रूपांतरण जो होगा वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आ जाइए भैया अगले प्रश्न पे। प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया? प्रिवी पर्स क्या था, कितने लोगों को पता है? सबको पता है प्रिवी पर्स के बारे में? आप लोग 26वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ था, 1971 में, और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। यानी राजाओं को जो सरकार के द्वारा पेंशन दिया जा रहा था या सुविधाएं दी जा रही थी, उन सबको 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका अंत कर दिया गया। राजाओं की स्थिति खराब हो गई। आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, 26वें संविधान संशोधन के लिए। जी बिल्कुल। अगला दिया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 42वां, 44वां, 61वां या 73वां संविधान संशोधन? तेजी से उत्तर करेंगे। जी, इंदिरा गांधी जी ने जो है वो प्रिवी पर्स को समाप्त किया था। अब आ जाइए इस पे। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें 61st या 61वें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 61वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ईयर हमेशा ध्यान रखेंगे, 1989 में जो है यह अमेंडमेंट किया गया था। आपका उत्तर जो हो जाएगा, राजीव गांधी जी जो है वो एक युवा प्रधानमंत्री थे और युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो है 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो आपके तीसरे विकल्प के लिए 61वें संविधान संशोधन 1989 के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? चलिए भाई, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना,
या उपचुनाव कराना? चारों में से तेजी से उत्तर करिएगा, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, इसमें से कौन-सा नहीं है? चलिए भैया देखिए, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह है उम्मीदवारों का चयन करना। यह जो है उम्मीदवारों के चयन की बात करेंगे तो उम्मीदवारों का चयन जो है वो राजनैतिक दल करते हैं, ठीक है? राजनीतिक दल अपने लिए जो है उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। फिलहाल कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है तो परिसीमन आयोग को मान लिया जाता है, लेकिन तब ये स्पष्ट चूँकि उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है या उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दल करता है, उसके बाद से जनता करती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजनीतिक दल के द्वारा चुने गए उम्मीदवार ही चुनाव में शामिल होते हैं और जब ये चुनाव में शामिल होते हैं तब से इनका कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य प्रारंभ होता है। फिलहाल के लिए 1-2 बार जब ये प्रश्न पूछा गया है तब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं माना गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यदि कभी प्रश्न को घुमा दे किसी तरीके से या विकल्पों को बदल दे और परिसीमन भी आपको विकल्प में दिया हो, जब आपको कोई विकल्प ना समझ में आ रहा हो और विकल्प में परिसीमन करना दिया हो, तो चूँकि परिसीमन करना जो है परिसीमन आयोग का कार्य है और यह निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन करता है, ये अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है, कई बार ये जब प्रश्न पूछा गया है तो परिसीमन करना जो है वो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं माना गया है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा होगा, तो आपको ज़रूर ऐसे प्रश्न मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रश्न की यदि बात करेंगे, तो इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों के आधार पे आपको तीसरे विकल्प को चुनना पड़ेगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स और जेएस मिल में से एक को चुनिए। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। चले भैया। क्या हो गया? काहे सबका कमेंट रुक गया भैया? एक बार तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करेंगे कार्ल मार्क्स के लिए, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, उत्तर तेजी से करें। क्या बात है भाई? कोई समस्या आ रही है क्या जिसकी वजह से मुझे कमेंट देखने को आप लोगों का नहीं मिल रहा है? अच्छा जी, वीडियो रुक रहा है। चलिए आ जाइए। स्टेट एंड रेवोल्यूशन स्टालिन, लेनिन, ग्राम्सी और बर्नस्टीन दिया हुआ है। आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें, तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो है वो लेनिन की फेमस पुस्तक है। आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब पुस्तकों के लिए क्या एक्सप्लेन करना है? राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य के साथ होता है। ऐसा कौन विचारक मानता है? गार्नर, मेरियम, मैकाइवर या डहल? चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें गार्नर की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ऐसा मानना आपके गार्नर महोदय का है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? उत्तर तेजी से आना चाहिए आप सभी लोग। चलें।
तो स्टेट शब्द की बात करेंगे तो स्टेट शब्द का प्रयोग जो है एक पुस्तक है जिसमें किया गया है, जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस नामक एक पुस्तक है जिसको लिखा था मैकियावेली महोदय ने, जिसमें सबसे पहले जो है आपके स्टेट शब्द को स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए मैकियावेली के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। चलिएगा, निजी संपत्ति प्रगति की आवश्यक शर्त के रूप में किस विचारधारा में इसको देखा जाता है, उत्तर करेंगे। चलें, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोगों का कमेंट नहीं बढ़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग अपने अनुसार उत्तर जो है अपना क्रॉस चेक करते रहिएगा। निजी संपत्ति को प्रगति का आवश्यक शर्त। चलिए एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। चलें कोई बात नहीं है। चलें छोड़ते हैं, अब जो भी आप लोगों का उत्तर आ रहा हो। निजी संपत्ति को आवश्यक शर्त के रूप में उदारवादी मानते हैं। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल दूसरे विकल्प के लिए, उदारवाद के लिए सही होगा। आप लोग इस प्रश्न में दूसरे के लिए जाएंगे, दूसरे विकल्प के लिए। आपका उत्तर इसी प्रश्न पे इसी के लिए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा। चलिए भैया, ओपियम फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल माफ करिएगा, किसने कहा है? रूसो, ग्रामसी, पापर या कार्ल मार्क्स। धर्म को जनसाधारण का नशा किसने कहा था? चलें उत्तर करेंगे। तो आप में से किसी ने भी यदि कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो तो आप सभी को पता है कि धर्म को अफीम या धर्म धर्म को जो है वो जनसाधारण का नशा कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा है। आपका उत्तर चौथे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है चौथे विकल्प के का चुनाव करेंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देंगे। कल फिर से मिलेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि यदि आप में से कोई भी पहली बार चैनल पे आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और नियमित रूप से 9:15 बजे अब आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी क्लासेज बंद हैं वो सब की सब जो है आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपका संडे से शुरू होगा। जो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो लोग टेस्ट सीरीज संडे से फिर दे सकते हैं। आप लोगों का टेस्ट जो है वो संडे से अपलोड होने लगेगा। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए और रुकता थोड़ी देर आप लोगों के कमेंट को देखता, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप लोगों का कमेंट जो है वो नहीं देख पा रहा हूँ। कमेंट आप लोगों का मूव नहीं कर रहा है। कुछ सर्वर की प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर में जब ऐसी समस्या आती है तो होता है ये सब। चलिए फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। कल फिर से मिलूंगा आप लोगों के लिए किसी नए पेपर के साथ। क्रम से चल रहा हूँ, 2009 का पेपर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, अब 2010 के पेपर को देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।